आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में स्वागत है। लॉर्ड ऑफ गोस्ट्स ये मनवा आपको अभी इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन 3 या 4 एपिसोड में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मैं एक बात बता रहा हूँ, उसमें वो छोटा सा श्राइन हमारे मेन कैरेक्टर के कारण ही बना है और वो सुई से जुड़ा हुआ है। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछली बार खत्म हुआ था। दुइंग ने अपने सवाल के लिए ग्राहक से माफी मांगते हुए अपनी बातचीत शुरू की। वो समझता है कि उसके लिए अभी कितना मुश्किल है, लेकिन उसे करना होगा क्योंकि ये इस तरह से काम नहीं करेगा। उसने उन्हें सभी रियल एस्टेट प्रमाण पत्र, कार्ड, स्वास्थ्य बीमा और सभी दस्तावेज दिए जो वकीलों ने मांगे थे। वो वही करेगा जो उसने उनसे करने के लिए कहा था। बातचीत उसकी पत्नी की पुरानी बीमारियों पर आ गई, जो ग्राहक के अनुसार मौजूद नहीं थी। जब वकील ग्राहक से बात कर रहा था तो सुई शांत नहीं हो पा रहा था कि कमरे में लड़का राक्षस के साथ अकेला रह गया था और उसे ये भी नहीं पता था कि ये आत्मा कितनी खतरनाक थी। उसने सोचा कि शायद ये भूत मिस्टर गू की आत्मा जैसा है जिससे वो गाने और कार्ड खेलते समय मिला था, और इस भूत को भगाने के लिए आपको बस उसकी आखिरी इच्छा जानने की जरूरत है, और अगर वो इसे पूरा कर सकता है तो वो इस परिवार की मदद करेगा। जब वे बात कर रहे थे तो उसने लड़के के कमरे में जाने का फैसला किया और शायद कुछ सुराग ढूंढ ले जो उसे इस आत्मा की आखिरी इच्छा निर्धारित करने में मदद करेंगे। ये आत्मा बाकी सभी की तरह सूची को उससे बात करने के लिए उकसा रही थी, लेकिन वो पहले लड़के से बात करना चाहता था ताकि कम से कम कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन फिर भी वो इस भूत पर ध्यान नहीं दे पाया और उसने देखा कि उसके हाथों में हमेशा लिपस्टिक रहती थी जिससे वो अपना चेहरा रंगता था। सूची समझ गया कि आत्मा इस लिपस्टिक से ग्रस्त है, अपनी सुंदरता से ग्रस्त है। इसका क्या किया जा सकता है? उसे एक नया चेहरा दो। उसने शियाओ बा से बात करने का फैसला किया, शायद वो इस रहस्य को सुलझाने में उसकी मदद कर सके, लेकिन लड़के में बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। ये स्पष्ट था कि लड़का लगातार समुद्र क्यों बनाता था। समुद्र के बारे में पूछने पर उसने जवाब दिया कि उसके माता पिता ने उसे समुद्र पर जाने का वादा किया था, लेकिन अब उसके पिता ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसकी मां नहीं जा पाएगी। सूची समझ गया कि लड़का बहुत आरक्षित था, वो उससे बात नहीं कर पाएगा और कुछ पता नहीं लगा पाएगा। उसे कमरे में सुराग खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उसने उन तस्वीरों को देखा जिनमें समुद्र दिखाया गया था जहां वे जाना चाहते थे। उस पल उसकी आत्मा फटती हुई लग रही थी। वो लगातार सही शब्द दोहराता रहा, लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? सुई यहां तक पहुंचा, यात्रा बीमा, हमें इस महिला के बीमा की जांच करनी होगी। वो तुरंत लड़के के कमरे से बाहर निकला और उसे फिलहाल अकेले खेलने के लिए कहा क्योंकि उसे अपने पिता से बात करनी थी। सूची कमरे से बाहर निकला और तुरंत मिस्टर जॉन की पत्नी का बीमा मांगा, लेकिन उसे अपने पास मौजूद सभी बीमा चाहिए थे। वकील और ग्राहक ऐसे अप्रत्याशित अनुरोध से हैरान थे। उसी समय वकील बान को आगंतुक मिले जिन्होंने उससे एक ग्राहक के साथ समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कहा जिसकी पत्नी ऑपरेशन के दौरान मर गई थी। उसने उन्हें चेतावनी दी कि इसमें उन्हें बहुत पैसा लगेगा। बेशक वे समझ गए कि क्योंकि वे मुख्य रूप से इसमें रुचि रखते थे। उनके सहमत होने के बाद उसने उन्हें एक कार्यालय कर्मचारी की कहानी बताने का फैसला किया जिसे अपना जीवन बहुत पसंद नहीं था और जिसने एक दिन सब कुछ बदलने का फैसला किया। एक बार एक आदमी को एक महिला से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। वे लंबे समय तक रहे और एक बच्चे का पालन पोषण किया। दूसरों की नज़र में वे एक अनुकरणीय परिवार थे। ये तब तक जारी रहा जब तक महिला ने ब्यूटी क्लिनिक में एक असफल ऑपरेशन के कारण अपना जीवन समाप्त नहीं कर लिया। आदमी ने अपनी प्रेमिका को खो दिया और इस क्लिनिक को दोषी ठहराया। चिकित्सा कर्मचारियों, डॉक्टरों ने इस मामले को व्यापक प्रचार दिया। शाब्दिक रूप से हर कोई इसके बारे में जानता था और उसे समाज की सहानुभूति मिली और फिर उसे बीमा कंपनी से एक बड़ा भुगतान मिला और उसका जीवन फिर से अद्भुत हो गया। क्या ये आपको कुछ याद दिलाता है? आगंतुक इस कहानी से सदमे में थे। क्या जोंगजांग बीमा कंपनी को धोखा देना चाहता है? वकील बेटिंग ने उन्हें आश्वासन दिया कि ये सिर्फ एक कहानी थी जिसे वो उन्हें बताना चाहता था, लेकिन क्या ये सच था या नहीं, ये केवल वही मायने रखता है जिसने ये कहानी सुनी, और कौन इस पर विश्वास करेगा। और जब तक मिस्टर बैंक को ये भावना है, वो हर मामले में सच्चाई खोजने में मदद करेगा। वकील डुआन और सुई पहले ही घर लौट रहे थे और चर्चा कर रहे थे कि ग्राहक ने उनके साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और सुई द्वारा बीमा मांगने के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसने डुआन से पूछा कि क्या जोंगजांग ने जानबूझकर मुआवजा पाने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन सच्चाई केवल वही जान सकता था। सुई ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सोचा जिसके साथ आप हर दिन एक साथ सो जाते हैं, जो आपकी जान लेने की योजना बनाता है। यह आत्माओं के बीच रहने से भी ज्यादा डरावना है। मामला सुलझाने और आत्मा को उसकी आखिरी इच्छा से मुक्त करने के बाद सुई को लिपस्टिक का उपहार मिला जिससे भूत ने अपना चेहरा रंगा था। रहस्योद्घाटन के बाद सेनबा की आत्मा गायब हो गई और इस जादुई लिपस्टिक को पीछे छोड़ गई, लेकिन सुई जैसे ही उसने इसे नहीं घुमाया, ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे काम करता है और इसकी क्या जरूरत है। वो पहले ही इस लिपस्टिक को अकेला छोड़ना चाहता था, जब तक कि अचानक इससे एक बहुत तेज रोशनी निकलने लगी जिसने उसकी आंखों को बहुत बुरी तरह से मारा। उसके सिर में बहुत बुरी तरह से दर्द होने लगा। ऐसा दर्द सहन करना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता है कि गीतों की पुस्तक इस लिपस्टिक पर प्रतिक्रिया करती है। ये दोनों शक्तियां सुई के शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रही थीं। दरअसल दोनों क्षमताएं एक दूसरे से टकरा गई थीं और लड़ रही थीं। उसके चेहरे का एक आधा काला होने लगा और उसे बहुत दर्द हुआ। उसे लगा कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है और उसके अंग उसका कहना नहीं मान रहे थे। उसका बायां हाथ एक छोटे ब्लेड तक पहुंचा और दूसरे हाथ के पास जाने लगा। उसे क्या हो रहा है? उसने ब्लेड को सीधे अपनी उंगली में घुसा दिया और काला खून निकला। जो भी उस सेकंड में उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा था, उसने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे पर खून पोत लिया।
ये उस छोटे लड़के के कमरे में आत्मा ने जो किया था उसके समान था। उसकी त्वचा उसके चेहरे से गिरने लगी, जैसे कि उसका चेहरा हड्डी तक टूट रहा हो। सुई की एक आंख बस गायब हो गई और उसके चेहरे के दूसरे आधे हिस्से की त्वचा सफेद हो गई। ये अविश्वसनीय शक्ति का दर्द था। अंत में ये यातनाएं समाप्त हो गई। दर्द ने उसे छोड़ दिया। उसे जाने के लिए कुछ समय चाहिए था। सुई थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा और फिर हंसा। उसकी हंसी का मतलब था कि वो जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था और इस प्रभाव का उपयोग अपने फायदे के लिए कैसे करना है। यह प्रभाव उसे एक आत्मा में बदलने में मदद करेगा। उसका चेहरा चित्रित हो जाएगा और वो एक भूत का रूप धारण कर लेगा। यह उसे मानवीय विशेषताओं से बचने और एक राक्षस की तरह दिखने में मदद करेगा। उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया और असली आत्माओं पर इसे आजमाने का फैसला किया और तुरंत इसे जांचने के लिए अपने कमरे से निकल गया। उसका सामना उसके घर में रहने वाली एक आत्मा से हुआ और उसने तुरंत देखा कि अब वो सूची नहीं था और उसने उसे अपने नए रूप में स्पष्ट रूप से देखा। सुई ने ये नहीं छिपाया कि उसने आत्मा को देखा और बिना किसी डर के उसे जवाब दिया। भूत ने बिना किसी देरी के सुई पर हमला कर दिया और निश्चित रूप से उसे खाना चाहता था, लेकिन सब कुछ उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। सुई ऐसा लग रहा था कि वो सबसे भयानक राक्षसों में से एक बन गया है जो मौजूद हैं और उसके घर की आत्मा भागना चाहती थी। उसके विचार की चित्रित त्वचा के साथ आप राक्षसों से डर नहीं सकते सच थे और अब खतरनाक स्थितियों में वो इस कौशल का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसने ज्यादा देर तक खुशी नहीं मनाई। यह प्रभाव अपना असर पूरा करने लगा और वो अपने मानवीय रूप में लौटने लगा। ये कम दर्दनाक नहीं था। इस स्थिति से बाहर आने के बाद उसके विचार पागलपन और रक्तपात से भर गए थे, लेकिन इसने उसे नहीं रोका और उसने परिणाम को मजबूत करने के लिए कुछ और बार कोशिश करने का फैसला किया। जब वो फिर से परिवर्तित हुआ तो सुई ने यह पता लगाने का फैसला किया कि वो इस रूप में और क्या कर सकता है और ये आत्माओं के खिलाफ उसकी लड़ाई में उसकी कैसे मदद कर सकता है। कुछ नमूनों के बाद उसके पास इस कौशल की कुछ विशेषताएं थीं, इसलिए अब से उसने हर कौशल का रिकॉर्ड रखने का फैसला किया। उसने इस कौशल को पेंटेड स्किन चित्रित त्वचा कहा, जो उसे लगभग 20 सेकंड के लिए एक भूत में बदल देता है। जितनी देर वो आत्मा के संपर्क में रहता है उतना ही लंबा प्रभाव होता है। वो लगातार 3 बार से अधिक परिवर्तित होने में विफल रहा और जितनी देर वो इस स्थिति में रहता है उतना ही वो पागल हो जाता है। इसे नियंत्रित करना था। 3 प्रयासों के बाद उसे निश्चित रूप से सामान्य मानवीय रूप में आने और अपने मन को सामान्य करने के लिए समय चाहिए था। घड़ी में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो आराम करने चला गया। हर रात ये सपना उसे सताता है और हर बार उसका शरीर गहरा और गहरा डूबता जाता है। उसे ऐसा लगा कि स्कूल के पास छोटे मंदिर में प्रार्थना करने वाला हर प्राणी एक धागे से उससे जुड़ा हुआ था। पहले वो 200 मीटर से ज्यादा नीचे नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये गहराई बहुत ज्यादा है और इस बार उसने अपने कार्यों को नियंत्रित किया और नीचे कुछ देखा और वहां तैर गया। ये समझ से बाहर की चीज एक विशाल आंख की तरह थी और जब वो करीब तैर गया तो ये आंख एक विशाल ऑक्टोपस में बदल गई जिसने उसे अपनी सूंड से सचमुच पकड़ लिया। ये कहानी एक लड़की और उसकी पसंदीदा गुड़िया के बारे में है जिसका नाम उसने मैरी रखा था और तब से वे इंसेपरेबल थे। लड़की को यकीन था कि वो और मैरी सबसे अच्छे दोस्त थे और वे कभी अलग नहीं होंगे। हालांकि समय के साथ लड़की बड़ी हो गई और नए दोस्त मिल गए और मैरी की गुड़िया की अब उतनी जरूरत नहीं थी। आखिरकार मैरी की गुड़िया कूड़ेदान में चली गई क्योंकि उसकी अब जरूरत नहीं थी और वो बस बेदम थी, लेकिन ये गुड़िया असामान्य थी और वो लड़की को छोड़ना नहीं चाहती थी। कई साल बाद लड़की बड़ी हो गई और उसे एक घर मिला जिसमें वो अपने परिवार के साथ चली गई और उस पल से उसके साथ अजीब चीजें होने लगीं। उसके मोबाइल फोन पर समय समय पर एक निश्चित मैरी का फोन आता था जिसे वो नहीं जानती थी और किसी भी तरह से उसका नंबर सहेज नहीं सकती थी। जब उसने फोन उठाया तो उसने रहस्यमय शब्द सुने कि मैरी उसे बुला रही थी और वो पहले से ही घर के पास उसका इंतजार कर रही थी। उसे जल्दी करने दो, लेकिन लड़की किसी मैरी को नहीं जानती थी और बस फोन काट दिया। लेकिन मैरी रुकी नहीं और हार नहीं मानी और फिर से फोन किया और इस बार वो लड़की का अपने घर की सीढ़ियों पर इंतजार कर रही थी, लेकिन लड़की ने फिर से फोन काट दिया। जब उसने तीसरी बार फोन किया तो लड़की और बर्दाश्त नहीं कर पाई और रिसीवर में चिल्लाने लगी और इस मैरी को धमकी देने लगी कि वो उसे पुलिस को रिपोर्ट करेगी। लेकिन इस बार मैरी उसके पीछे खड़ी थी। लड़की डर गई और मुड़ी और वहां उसने अपनी बचपन की गुड़िया मैरी को देखा, लेकिन वो अब उतनी दयालु नहीं थी और अपने साथ कुछ भी अच्छा नहीं लाई थी। गुआनो ने क्लास में ऐसी कहानी सुनाई जो उसने खबरों में सुनी थी, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं मानते कि ये सच है क्योंकि कोई तथ्य और सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि लड़की अपने घर में 40 चाकू के घावों के साथ पाई गई थी, जिसके बगल में केवल एक छोटी सी बच्चे की गुड़िया पड़ी थी जिसने उस चाकू को पकड़ रखा था जिससे अपराध किया गया था। जबकि सहपाठी एक दूसरे को लड़की और गुड़िया के बारे में भयानक कहानियों से डरा रहे थे, मुंह सुई के पास आया और पूछने लगा कि उसे क्या हुआ था, वो इतना उदास क्यों है। सुई ने जवाब दिया कि ये बस उसका चेहरा था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सिवाय इसके कि उसे लगातार वही सपना आता रहता है। मुंह को उसकी कहानियों में दिलचस्पी हो गई।
उसने तुरंत उसे अपने सपने को पढ़ने और उसे ये बताने की पेशकश की कि वो क्या सपना देख रहा था, खासकर जब उसके पास एक नियमित ग्राहक के रूप में 10% छूट थी, इसलिए वो अभी भुगतान कर सकता है और हम सत्र शुरू करें। सुई ने अब इन खेलों को नहीं खेलने का फैसला किया और सीधे पूछा कि एक ऑक्टोपस का सपना क्या हो सकता है। उसने थोड़ी देर सोचा और आत्मविश्वास से उसे जवाब दिया कि आमतौर पर एक व्यक्ति को ऑक्टोपस का सपना इसलिए आता है क्योंकि व्यक्ति की बच्चा पैदा करने की बहुत इच्छा होती है। पहले सुई को समझ नहीं आया कि बच्चा और वो यहाँ क्या कर रहे थे, लेकिन फिर उसका चेहरा बदल गया और भी उदास हो गया। कार दुर्घटना के बाद से उसके साथ बहुत कुछ हुआ और बदल गया था, लेकिन कोई नहीं जान सकता था कि उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे के साथ क्या हुआ था। उसके विचारों को उसके सबसे अच्छे दोस्त ने फिर से बाधित कर दिया, जिसने हमेशा की तरह उसे चौंका दिया कि सुई का फोन उसके हाथों से निकल गया। सुई ऐसे मनोरंजनों के लिए बहुत अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए उसने उससे फिर कभी ऐसा न करने के लिए कहा, क्योंकि आप इस तरह दिल का दौरा भी पकड़ सकते हैं। मुंह चुपचाप खड़ा रहा और फिर अप्रत्याशित रूप से सूची को इस शनिवार को उसके घर आने का सुझाव दिया। उसके पिता एक प्रसिद्ध पुजारी थे जो उसे उसके सपने को और विस्तार से समझा सकते थे। वह उसे एक संदेश में पता भेजेगी। शुशु नाखुश था कि मिको ने सुई को अपने यहाँ आमंत्रित किया था, उसने उसे कभी क्यों नहीं बुलाया था। उसकी चीख बहुत जल्दी रुक गई। मिको ने उस पर अपना डिब्बा फेंक दिया और उसे सीधे सिर पर मारा। शुशु ने चिल्लाना बंद कर दिया। पाठ खत्म हो गया। बच्चे और शिक्षक एक कठिन दिन के काम के बाद स्कूल से निकलने लगे। सुई और शिव स्कूल के बाहर खड़े होकर मिको के प्रस्ताव के बारे में बात कर रहे थे। शिव बहुत उत्सुक था कि क्या सुई शनिवार को उसके पास जाएगा या नहीं, लेकिन सुई इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, ताकि वो मिको द्वारा भेजे गए पते को देख सके। जैसे ही सुई ने अपने डिस्चार्ज हुए फोन के लिए कहा, उसने अप्रत्याशित रूप से उसे फोन किया और उसे बहुत डरा दिया। उसने इसे अपनी जेब से निकाला और उसकी हैरानी क्या थी जब उसने देखा कि फोन की चार्जिंग पूरी थी। हालांकि जब वो क्लास से निकला था तो फोन चालू भी नहीं हो रहा था। यह कैसे संभव है? इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाता, फोन बजा और ये एक निश्चित मैरी उसे बुला रही थी। वो डर गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन और क्या वो उससे चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी फोन उठा लिया। फोन पर एक आकर्षक महिला की आवाज ने अभिवादन किया और खुद को मैरी के रूप में पेश किया, जिसने पूछा कि क्या वो आज रात सुई से मिलने आ सकती है। इससे पहले कि सुई कुछ भी जवाब दे पाता, कॉल बाधित हो गई और ऐसा लगता है कि मैरी ने खुद फोन काट दिया। शिव ने पूछा कि कौन फोन कर रहा था, लेकिन सूची एक शब्द भी नहीं कह पाया। वो बस चुप रहा। सुई समझ नहीं पा रहा था कि उसका फोन कैसे चालू हो गया और पूरी चार्जिंग दिखा रहा था, और एक नंबर जिसे उसने कभी नहीं लिखा था उसे कैसे फोन किया और उसे अपने संपर्क नंबर के रूप में पहचाना गया। खुशी ने उसे अपने फोन की कार्यक्षमता की जांच करने की सलाह दी। आखिरकार जब उसे पता चला कि कॉल कहाँ से आई थी तो ये कोई मजाक नहीं था। उसे एक भूत का फोन आया था जिसे समझ में आ गया था कि सुई ने उसे सुना है और आज उसके घर आएगा। वो जानता था कि क्या करना है और वो मदद नहीं मांग सकता था। सुई ने घर न जाने का फैसला किया और इस कॉल और मिस मैरी के बारे में सोचा, जो एक भूत है, क्योंकि यू ने इस कॉल और फोन नंबर को नहीं देखा था। ये सामने आ गया था और अब उसे तुरंत कुछ सोचना होगा, अन्यथा उसे बस खा लिया जाएगा। जब वो धो रहा था तो उसका सिर इस बात से भरा था कि जीवित रहने के लिए क्या करना है, क्योंकि मिलने का समय पहले ही करीब था। शाम हो चुकी थी। उसका फोन फिर से बजा, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिर से मैरी थी जो सुई से फिर से बात करना चाहती थी। उसने अब उसे अनदेखा करने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा कि कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जानती है कि वो उसे सुनता है, भले ही वो अधिक जानकारी सीखता है। उसने फिर से अपने ट्रेडमार्क वाक्यांश के साथ शुरुआत की, जिसमें उसने अभिवादन किया और खुद को पेश किया, और फिर उसने कहा कि वो सुई के घर पर थी और वहां कोई नहीं था, इसलिए वो डुआन के लॉ फर्म गई। इस जानकारी ने सुई को चौंका दिया। वो कहाँ से ये सब जान सकती थी? कंपनी के गलियारों में काला धुआं भर गया। क्या वो वाकई इतनी तेज है और उसे पहले ही ढूंढ लिया है? उसने फिर से फोन किया और चेतावनी दी कि वो पहले से ही लॉ फर्म के बीच में है और जल्द ही सूची के पास होगी, उसे तैयार होने दो। कंपनी भर में एड़ियों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। वो धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास से चल रही थी, मानो उसे ठीक ठीक पता हो कि सुई कहाँ छिपा था। उसने शौचालय का दरवाजा खोला जहां सुई था और फिर से फोन किया और चेतावनी दी कि वो अंदर आ रही है। कुछ भी सोचने का समय नहीं था। उसे अभी क्या करना चाहिए? वो उसके सामने खड़ी थी और उसे फिर से फोन किया और उसे इसके बारे में बताने के लिए कहा। उसने अपनी विशाल तलवार उठाई और वार करने के लिए झपटी। अगर वो सुई को मारती है तो उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं है। उसकी तलवार पहले से ही सुई के चेहरे के पास थी और किसी कारण से वो रुक गई और उस पर हमला करने का अपना विचार बदल दिया। क्या हुआ? सुई ने एक नई योजना सोचने के लिए आखिरी पल में अपनी नई चित्रित चेहरे की क्षमता का उपयोग किया और ये काम कर गया। उसने अपना वार रोक दिया और ऐसा लग रहा था कि वो अंधी हो गई हो। वो कहाँ चला गया? सुई के फोन पर कॉल आ रहे थे जहां मैरी बता रही थी कि वो क्या कर रही थी और उसे कहाँ ढूंढेगी। वो मुड़ी और जाने वाली थी, लेकिन समय सूची के पक्ष में नहीं था।
उसकी क्षमता का समय पहले ही खत्म हो रहा था, क्योंकि जितनी देर वो इस आत्मा के पास रहता है उतना ही तेजी से कौशल समाप्त होता है। यह एक बड़ी समस्या थी। वह उसे धोखा देने में कामयाब रहा था। उसे भागना था, जबकि अभी भी समय था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एमके इतनी जल्दी गिरेगा। सुई ने अभी अभी इस कौशल का उपयोग किया था। 20 सेकंड भी नहीं बीते थे। ये बहुत बुरा है। मैरी की पीठ पर भी आंखें थीं। वो उसी सेकंड मुड़ी और देखा कि कैसे सुई के चेहरे का आधा हिस्सा दिखने लगा। उसके पास कुछ भी करने का समय नहीं था। वो उसके लिए बहुत तेज थी। एक बिंदु पर वो पहले ही उसके पास थी और एक नया वार किया जो पिछले वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली था। सुई को खुश होना चाहिए था। वो आज बहुत भाग्यशाली था। वो चूक गई। वार की शक्ति इतनी तेज थी कि उसने एक ही झटके में दीवार और सिंक को काट दिया। ये मेरी पिछली आत्माओं की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक थी। ज्यादा सोचे बिना उसने अपना दूसरा प्रयास किया और कौशल के प्रभाव को नवीनीकृत किया। इस बार उसे सफल होना चाहिए था। वो फिर से अंधी हो गई और उसे नहीं देखा। उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए। सुई की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बहुत तेज सिरदर्द था और वो बेहोश होने वाला था, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती थी, अन्यथा उसे तुरंत खा लिया जाएगा। इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से भागा। इस बार कौशल का प्रभाव और भी तेजी से समाप्त हुआ। उसे किसी भी कीमत पर जीवित रहना था। यकीनन मैरी उसे इतनी आसानी से अकेला नहीं छोड़ेगी। जैसे ही उसने उसकी गंध सुनी, वह तुरंत उसके पीछे चली गई। सूची ने तब तक छिपने का फैसला किया जब तक वो इस कौशल से थोड़ा दूर नहीं हो जाता। उसे आराम की जरूरत थी, इसलिए सबसे अच्छा विचार कार्यालय में छिपना था। वो उसे हर जगह ढूंढ रही थी। वो कार्यालय में डेस्क के नीचे छिपा और सांस भी न लेने की कोशिश की। उसने उसे ढूंढ लिया। मैरी बहुत गुस्से में थी क्योंकि वो उसके साथ खेल रहा था और छिप रहा था, इसलिए उसने तुरंत ये वार किया। यह वार बहुत शक्तिशाली था और कार्यालय का आधा हिस्सा फिर से बर्बाद हो गया। उसकी भ्रमित करने वाली मूर्खता। उसने उसे अभी अभी देखा था, वो फिर कहाँ गायब हो गया। सुई ने पेंटेड फेस कौशल का तीसरी बार उपयोग किया और बहुत बुरा महसूस किया, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए सब कुछ करना पड़ा। उसका गुस्सा सभी सीमाओं को पार कर गया। वो उससे छिपता है और उसी जगह पर धोखा देता है। वो फिर कहाँ चला गया? उसने अपने चारों ओर सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया। वो बहुत गुस्से में होगी और खुद को रोक नहीं पाएगी। वो उसे नष्ट करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उसे ये नहीं दिख रहा था कि वो कहाँ था और समझ नहीं पा रही थी कि वो कहाँ जा रहा था, क्योंकि उसने उसे अभी अभी देखा था। सुई को ध्यान केंद्रित करने और कुछ सोचने की जरूरत थी, क्योंकि वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उसने पेंटेड मास्क का आखिरी प्रयास किया, जो पिछले वाले की तुलना में बहुत तेजी से गायब हो जाता है। यह उसकी सीमा है। मेरी इतनी गुस्से में थी कि उसके मांस के टुकड़े उससे दूर उड़ रहे थे। उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया और अब वो उसे नष्ट कर देगी। ऐसा लगता है कि यह सुई की योजना का हिस्सा था, जो पहले से ही उस पर हंस रहा था। उसने चौथी बार कौशल का उपयोग किया था और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। सुई आज सुरक्षित और स्वस्थ घर जाएगा। सुई की ताकत पहले ही सीमा पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उसे धोखा देने में कामयाब रहा और वो दूसरी दिशा में देखने चली गई। यह उसके जीवित रहने का मौका है। वो जम गया और इस उम्मीद में हिला भी नहीं कि वो अब चली जाएगी और उसे अकेला छोड़ देगी। उसका फोन फिर से बजा और उसे बहुत डरा दिया। उसे रिंगटोन को कुछ और में बदलने की जरूरत है। उसे उसी मैरी का फोन आया जिसके साथ उसने अभी अभी लड़ाई लड़ी थी, जो अपने मानकों को नहीं बदलती। उसने पहले अभिवादन किया और खुद को पेश किया और तभी कहा कि उसने उसे नहीं पाया और बाद में आएगी। वो कितनी लगातार है। बातचीत समाप्त हो गई और ऐसा लगता है कि आज सुई अब खतरे में नहीं है, लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं हुआ। उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसने अपना दिमाग खोना शुरू कर दिया। उसने मास्क का 4 बार इस्तेमाल किया था। यह उसकी क्षमताओं से परे था। उसके विचार इस बारे में थे कि वो मौत के कितना करीब था और कौशल को नियंत्रित करना और राक्षसों से छिपना कितना मुश्किल था। उसे प्रशिक्षण की जरूरत थी। शाम हुई और कार्यालय में काम खत्म करने का समय हो गया, इसलिए सुई ने कार्यालय में सब कुछ साफ कर दिया ताकि अन्य वकील और डन ये न समझ सकें कि वहां क्या हो रहा था, और कार्यालय से निकल गए। जैसे ही वह कार्यालय से निकला, उसे एक आवाज ने रोका जिसे उसने पहले सुना था। ये मिस्टर बैन की आवाज थी, जिसने सुई के चेहरे पर हैरानी देखी और पूछा कि वो इतना हैरान क्यों था, जिस पर सुई ने जवाब दिया कि उसने आज बस ज्यादा काम कर लिया था और बहुत थक गया था। बैन ने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की सलाह दी। अगर वो इतना काम करता है तो ये उसे मदद करनी चाहिए, खासकर जब से बैन कन्फेक्शनर्स यूनियन में है और उसे अभी आसानी से कुछ खिला सकता है। लेकिन सुई को यह विचार ज्यादा पसंद नहीं आया। वो जितनी जल्दी हो सके घर जाना चाहता था। उनकी बातचीत 2 आवाजों से बाधित हुई जो बैन के पीछे से आई थीं। वहां 2 पुलिस अधिकारी थे जो बैन को पिछले बाल अपहरण मामले के संदेह में गिरफ्तार करने आए थे और उन्होंने विनम्रता से उससे सहयोग करने के लिए कहा। उन्होंने उसे दस्तावेजों के साथ एक लिफाफा सौंपा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि क्या हो रहा था। सूची ध्यान से देख रहा था कि आगे क्या होगा। बैन सुई के पास लौटा और अगली बार मिठाई के लिए जाने की पेशकश की, जबकि वो उसे वो गम खिलाना चाहता था जो उसने उसे फेंका था। सुई अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अधिकारी बैन को क्यों गिरफ्तार कर रहे थे।
उसने गुरु बर्ड मामले के बारे में कुछ सुना था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये क्या था। वो इससे निपटने के लिए बहुत थका हुआ था। अच्छी बात है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसने बस गम को अपने मुंह में डाल लिया, जो काफी स्वादिष्ट निकला, और घर चला गया। इस बीच बैन अधिकारी की कार में बैठ गया और स्टेशन चला गया, जहां उसे उनके साथ सहयोग करना होगा। उसने घड़ी को देखा, जो एक छोटे से जीवित आत्मा की तरह दिख रही थी, और खुद से सोचा कि इसमें कुछ समय लगेगा। मेरी गुड़िया से सुई के पहली बार मिलने और बैन के अधिकारियों द्वारा ले जाए जाने के बाद से 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में मैरी ने कई बार सुई को फोन किया और उसके पास आई, इसलिए इस बार उसने उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया, बस उसे सुना और बातचीत खत्म कर दी। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने उससे कहा कि वो हर दिन कम से कम बाहर आए। ये एक नियमित बात की तरह है। वह आई, उसे नष्ट करने की कोशिश की, वह भागा और अपने कौशल का उपयोग किया, और हर दिन ऐसा ही होता था। सुई हर दिन मास्क पहनने का आदी हो गया था। हालांकि इसने उसकी जान बचाई थी, उसकी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियां सीमा पर थीं। इतनी बार बदलना उसके शरीर के लिए बहुत हानिकारक था। उसका फोन फिर से संदेशों से भर गया था। क्या ये सच है कि मैरी अब फोन करने के बजाय टेक्स्ट कर रही है? उसने ये संदेश पढ़े जहां एन ने उसे लिखा था, ताकि वो समर्पण के लिए उसके और उसके पिता के पास आना न भूले। सूची व्यापार और लड़ाइयों में इतना व्यस्त था कि वो पूरी तरह से भूल गया था कि आज शनिवार था। उसे जल्दी से इकट्ठा होना था और बैठक में भागना था। सुई ने नेविगेटर के माध्यम से अपने लिए एक मार्ग निर्धारित किया, और कुछ समय बाद वह अपने गंतव्य पर था। यह फुशा मंदिर था, जो उसे तुरंत अपनी सुंदरता के लिए पसंद आया। जैसे ही वो इस मंदिर में दाखिल हुआ, उसका डर, उदासीनता और विचार जो उसे लगातार परेशान करते थे, तुरंत गायब हो गए। इस मंदिर ने तुरंत उस पर अच्छा प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वो मंदिर में थोड़ा घूमा और लगभग तुरंत मिको से मिला, जिसने उसे अपने पास बुलाया ताकि वे उसके पिता के पास एक साथ जा सकें। उसने उसे पहली बार अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं देखा, और ऐसा लगता है कि उसे वो ज्यादा पसंद है। उसने तुरंत प्रवेश द्वार पर उससे न मिलने के लिए माफी मांगी। अब मंदिर में बहुत से लोग हैं और तदनुसार उसके पास बहुत काम है। मंदिर के रास्ते में उसने उसे बताया कि आज यहाँ संग्रहणीय वस्तुओं की नीलामी हो रही है, इसलिए मंदिर सामान्य आगंतुकों के लिए बंद है। सुई हैरान था कि मंदिर में नीलामी हो रही थी, लेकिन मिको ने उसे समझाया कि यह एक असामान्य नीलामी होगी। वहाँ आत्माएं और दुष्ट भूत प्रदर्शित किए जाएंगे। जब उसने आत्माओं के बारे में सुना तो वो बहुत हैरान था, लेकिन उसने तुरंत समझाया कि ये उन दुर्लभ कलाकृतियों की नीलामी होगी जो उन्होंने पीछे छोड़ी थी। उसे यकीन था कि ये दुनिया उतनी निर्दोष नहीं है जितनी हर कोई सोचता है। सुई को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। उसने हाल ही में कई अलग अलग आत्माएं और भूत देखे थे, उनमें से कुछ बहुत भयानक और बदसूरत थे। जब वे मंदिर की ओर चल रहे थे, उनकी बातचीत इस बात पर मुड़ गई कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं। लेकिन जहां तक मुंह को पता था, कोई नहीं जानता था, और कुछ लोग उन्हें मानवीय जुनून से जोड़ते हैं, जबकि अन्य को यकीन है कि ये सिर्फ विधवाओं की किंवदंतियां हैं। सूची को ये सुनने में बहुत दिलचस्पी थी कि मिको उस समय क्या कह रही थी। वह उन अवशेषों के बारे में बात कर रही थी जो आत्माओं के बाद बचे रहते हैं। वे सभी बहुत दुर्लभ होते हैं, और कुछ तो व्यक्ति को जादुई क्षमताएं भी प्रदान कर सकते हैं। उसके मन में उस आत्मा के बारे में एक सवाल था जिसे मुंह ने उससे बाहर निकाल दिया था। क्या उससे कोई अवशेष बचा था? उसने चिड़चिड़ी आवाज में जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, अवशेष केवल दुष्ट भूत ही छोड़ सकते हैं जो बौद्ध बन गए हैं। इसका मतलब था कि आत्मा को अपने जुनून और मोह से छुटकारा पाना चाहिए, तभी वो अवशेष छोड़ सकती है। लेकिन आत्माओं का संहार उसके लिए खतरनाक होता है। जब वे मंदिर पहुंचे तो मुंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस मंदिर में बिल्कुल सुरक्षित है, कि कोई भी आत्मा यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन सुई को इसमें वास्तव में विश्वास नहीं था। सुई रुक गया और स्थिर खड़ा रहा। मिको ने उसे चिल्लाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों रुक गए? उसकी आंखें आकाश में ऊंची केंद्रित थीं, जहां एक विशाल आत्मा थी। यह भूत इतना बदसूरत था कि इसके कई सिर थे, और यह मंदिर में ही था। कितना अप्रिय है कि ऐसी पवित्र जगह भी सुई को आत्माओं से नहीं बचा सकती। मोइको सुई को नीलामी में ले गई। वहां बहुत सारे लोग थे, बहुत शोर था। इस कार्यक्रम में विदेशी भी थे। क्या वे सभी भूत देखते हैं? ऐसी नीलामी बहुत दुर्लभ घटनाएं होती हैं। सूची इसमें शामिल होकर बहुत भाग्यशाली था। दुनिया भर से दूरदर्शी इस नीलामी में इकट्ठा हुए थे, और उनका मुख्य लक्ष्य यही नीलामी थी। वे उस मंदिर के अंदर गए जहां ये नीलामी आयोजित की गई थी। वे एक साथ हॉल में घूमे और अवशेषों को देखा। मुंह ने कहा कि ऐसा अवशेष प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। किसी संग्रहकर्ता से संपर्क करके खरीदना आसान है। उसने ये भी जोड़ा कि ये असामान्य लोग थे। दुनिया के सभी वैज्ञानिक अपने लिए एक अवशेष खरीदना चाहते थे। सूची को यह सब थोड़ा मजेदार भी लगा। वो इसमें बस कुछ ही दिनों से तैर रहा था, और उसके पास पहले से ही 2 अवशेष थे, लेकिन उसे ये पसंद आया। वो इसे बेहतर ढंग से समझना चाहता था। वे इन अवशेषों को देखने के लिए करीब आए, लेकिन उनमें से कुछ को वो नहीं देख पाया। ये अजीब था। जैसा कि पता चला, सब कुछ देखने के लिए आपको ऐसे चश्मे की जरूरत थी। उदाहरण के लिए उन्हें देवा रामबा चश्मा कहा जाता था, लेकिन उनकी कीमत सामान्य चश्मे जैसी बिल्कुल नहीं थी। मुंह ने सुई को बताया कि वो कुछ आत्माओं को देख सकती है, लेकिन सभी को नहीं।
केवल जादुई गुणों वाले लोग ही सब कुछ देख सकते हैं, जैसे कि सूची। उसने सोचा कि संग्रहकर्ता बनने के लिए किसी को बुरी आत्माओं से अच्छी तरह निपटना पड़ता है, लेकिन मुंह उसे ये नहीं बता सकी क्योंकि वो खुद इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वे बहुत शांत थे और शायद ही किसी से बात करते थे। जब वे हॉल में घूम रहे थे तभी उसका सहायक मो के पास दौड़ा और उसे बताया कि उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं और उसे उनके पास जाना चाहिए। उसने सुई से यहीं रहने को कहा और वह उससे थोड़ी देर बाद उसके सपनों का विश्लेषण करने के लिए कहेगी। सुई ने इस नीलामी में जो भी चीजें देखीं उनकी कीमत बहुत अधिक थी, इसलिए वो यहाँ कुछ भी नहीं खरीद सकता था। वो प्रदर्शनी नंबर 5 पर आया, जो एक जादुई तलवार थी। हालांकि ये एक लोहे की छड़ जैसी ज्यादा दिखती थी, लेकिन उसने फिर भी इसे खरीदने का फैसला किया ताकि आत्माओं से लड़ना आसान हो। जब सुई यह तय कर रहा था कि उसे टी तलवार चाहिए या नहीं, तभी किसी ने उसे पीछे से बुलाया। वो एक मध्यम ऊंचाई का व्यक्ति था जिसने बहुत ही सुरुचिपूर्ण सूट पहना हुआ था, लेकिन सुई उसे नहीं जानता था जब उसने उसे पहली बार देखा था। इस आदमी के पैर की जगह एक कृत्रिम अंग था और उसने खुद को इस कार्यक्रम का आयोजक बताया। क्या वो वास्तव में उन संग्रहकर्ताओं में से एक था? सूची ऐसे व्यक्ति से बात करने में बहुत दिलचस्पी रखता था, इसलिए उसने उससे आत्माओं और अवशेषों के बारे में कई सवाल पूछे। यह आदमी बात करने के खिलाफ नहीं था और उसने उसे टहलने और सब कुछ चर्चा करने की पेशकश की। वे मंदिर के पिछले हिस्से में गए और उस आदमी ने तुरंत देखा कि सूची में वो मानसिक ऊर्जा नहीं थी जो इस कार्यक्रम में बाकी सभी के पास थी, लेकिन उसने ध्यान दिया कि उसे एक मजबूत आत्मा महसूस हुई जो दुर्लभ है। वो सुई को शाब्दिक रूप से 1 मिनट से जानता था, लेकिन क्या उसे सच में लगा कि सुई आत्माओं को देख सकता है? सुई चुप रहा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी आत्माओं को देखता है जैसी मंदिर की शुरुआत में थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने उसे जवाब दिया, हाँ, और मैं संग्रहकर्ता कैसे बनता। सूची ये सुनकर बहुत खुश हुआ। इस बार वो सही था। संग्रहकर्ता इन भूतों को देखते हैं और वो इस पागल दुनिया में अकेला नहीं है। लेकिन उस आदमी ने सुई को आत्माओं और जो कुछ भी उसने देखा उसे भूलने की सलाह दी। यह स्पष्ट नहीं था कि उसने ऐसा क्यों समझाया कि ये सब खतरनाक है और उन पर ध्यान न देना बेहतर है, उदाहरण के लिए इन लोमड़ियों पर। उस पल सुई समझ गया कि ये आदमी सबसे भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वो सभी आत्माओं को नहीं देखता है। इस विशालकाय की तुलना लोमड़ियों से करना कुछ भी नहीं है, इसलिए बातचीत आसान नहीं थी। जब सूची और वो अजीब आदमी बात कर रहे थे, मुंह और उसके पिता पुलिस से बात कर रहे थे। उनसे पुलिस प्रमुख और राष्ट्रीय ऑपरेटिव एजेंसी के एक सदस्य मिलने आए थे। वे हमिंगबर्ड्स के मामले के बारे में उनके परिवार से पूछताछ करने आए थे, जिसे वे कई हफ्तों से चला रहे थे। कुछ दिनों पहले वकील बेन पुलिस टास्क फोर्स के साथ अपराध स्थल पर कुछ सबूत खोजने के लिए पहुंचे थे कि इस मामले में शिकारी पक्षियों की भागीदारी थी। बेन घटनाओं के बिल्कुल केंद्र में खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। ऐसा लगता है कि उसे सबूत मिल गए थे। किसी को भी उस पर संदेह नहीं था। वो एक उत्कृष्ट वकील था। जिस गू पक्षी की हम बात कर रहे थे वो लोगों का एक समूह है जो लोगों यानी बच्चों का अपहरण करते थे। वे अपहरण की योजना बनाते थे और फिर जब वे सफल हो जाते थे तो इन बच्चों को भूत मशीनें कहते थे। गू पक्षी बच्चों को ढूंढता है, फिर उन्हें खून से लथपथ देखता है और फिर एक कार आती है और उन्हें ले जाती है। प्रशासन के प्रमुख ने बेन से बात की और उम्मीद की कि वो बच्चों के अपहरण के मकसद जान पाएगा, लेकिन बेन को ऐसी जानकारी नहीं थी। वो अनुमान लगा सकता था कि उनके उद्देश्य का पता लगाने के लिए उन्हें अपने गिरोह के नेता को पकड़ने की जरूरत है। ऑपरेटिव ने बेन को बताया कि बच्चों को यहाँ से 4 ब्लॉक दूर एक परित्यक्त कपड़ा कारखाने में रखा गया था। इस जानकारी ने वकील को रुचिकर लगा। प्रबंधन का प्रमुख इस तथ्य पर अविश्वसनीय रूप से नाराज था। उन्होंने ये सब उनकी नाक के नीचे किया। गू पक्षी उन पर हंस रहा है। उसके बाद वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और इस कारखाने में गए और गू पक्षी के पूर्ववर्तियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। वे इस गिरोह के आधार व्यक्ति को पकड़ नहीं पाए, इसलिए अब वे मीको के पिता से बात करने आए हैं। लेकिन वह यहाँ क्यों है? उस मंदिर में काम करने वाले भिक्षु कुछ जानते थे, लेकिन वे कुछ भी बताना नहीं चाहते थे, जैसे कि वे आपस में बात कर रहे हों। एक पुलिस वाले ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और उनसे उनके पास मौजूद सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा। उनके पास समय नहीं है, उन्होंने सुराग खो दिया है और उन्हें अगवा किए गए बच्चों को तुरंत बचाना है। एक भिक्षु ने अनुमान लगाया कि यह एक बहुत मजबूत आत्मा थी जिसने बुराई को जगाया और बच्चों का अपहरण किया, इसलिए उसने अपने शिष्य के रूप में मदद की पेशकश की जो खोज अभियान का नेतृत्व करेगा और आत्मा को खोजने में मदद करेगा। ऐसा लगता है कि ऑपरेटिव्स को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। कई लोगों की जान दांव पर है और उन्हें तेजी से काम करने की जरूरत है, आत्माओं की तलाश नहीं करनी है। दुर्भाग्य से वे यह नहीं समझे कि वे बुरी आत्माओं को जगा सकते हैं और बिना सुरक्षा के रह सकते हैं। इसके परिणाम बहुत दुखद हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक भिक्षु के शिष्य की जरूरत है, उसके साथ यह सुरक्षित रहेगा। यह तथाकथित अदृश्यता का नियम है, जैसा कि मीको के माता पिता ने समझाया। नीलामी शुरू होने वाली थी। सुई और वो अजीब आदमी पहले ही शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुई के लिए ये सभी अवशेष बहुत महंगे थे। वो एक गरीब छात्र था जिसके पास इन सबके लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो बस घूम रहा था और सब कुछ देख रहा था। लेकिन उस आदमी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास कितने पैसे हैं। वो वास्तव में उससे बात करने में दिलचस्पी रखता था और फिर उसने सुई को अपने पसंदीदा दिखाने का सुझाव दिया। जैसे ही लोगों को मुख्य हॉल में जाने की अनुमति मिली, बोली सक्रिय रूप से शुरू हो गए।
कुछ ने कम बोली लगाई, कुछ ने ज्यादा, लेकिन इसे देखना भी बहुत रोमांचक था। फिर सुची का ध्यान एक ऐसी चीज पर गया जिसकी कीमत अविश्वसनीय रूप से अधिक थी, और इस कलाकृति की खासियत ये थी कि इसे देखना असंभव था। सुई ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, या वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अवशेष के चारों ओर इकट्ठा थे। वो आदमी ये सब देख रहा था और अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। सुई समझ नहीं पा रहा था कि वो इतना मजा क्यों ले रहा था, और उस आदमी ने समझाया कि वास्तव में कांच के पीछे कुछ भी नहीं है और लोग खालीपन के लिए भारी रकम चुकाने को तैयार है। यह वास्तव में मजेदार था। सुई घटनाओं के ऐसे मोड़ से हैरान था, लेकिन क्या वो आदमी बदला लेने से नहीं डरता जब कोई व्यक्ति इसे खरीद लेगा? वो शांत खड़ा था और उन लोगों के बारे में बात कर रहा था जो इस जीवन में कुछ भी नहीं देखते हैं। उनके लिए किसी और की सच्चाई पर विश्वास करना तथ्यों को अपनी आंखों से देखने से कहीं ज्यादा आसान है। फिर वह अप्रत्याशित रूप से सुई की ओर मुड़ा और उससे पूछा कि क्या उसे संग्रह में दिलचस्पी है। सुई नहीं समझा कि उसने उससे ऐसा क्यों पूछा और बस मुंह खोले खड़ा रहा। उस आदमी ने अपना ये सबसे सस्ती थी, इसलिए सुई से खरीद सकता था। इसके पहले कार्ड पर न्यूटन का पहला नियम लिखा था। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये भविष्य में सुई को आत्माओं से लड़ने में कैसे मदद करेगा। सुई नहीं समझा कि इस फिजिक्स का उपयोग कैसे करें। उसने एक छोटा पत्थर लिया और इस अजीब तलवार को अंत तक लाने की कोशिश की।